question 6. 6 questions we have discussed from biotechnology principles and processes. Now let us move to the 7th question of NCERT exercise. 7th question is collect 5 examples of palindromic DNA sequences by consulting your teacher. Better try to create a palindromic sequence following base pair rule. तो आप लोग देखिए, आपको बोला है कि 5 कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखो, और ये कहा है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि आप किसी की ही लिखो, आप चाहो तो आप खुद से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को क्रिएट करो। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एंड फिर से बोल देती हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, बट स्टिल आपकी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ये आना चाहिए। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस करेक्ट करनी हमें बनानी है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? जो आगे पीछे से रीड करे तो सेम, और ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आप इवन नंबर में क्रिएट करते हो, यानी आइदर योर बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, 8 बेस पेयर। अगर आप इसको 3, 5, 7 ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। चलो हम शुरू करते हैं। हम कोई भी एक सीक्वेंस बनाते हैं, बड़ा आसान है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लो आप कहो एक तरफ आपने जी लिख दिया, कोई भी लिख दो, टी लिख दिया, सी लिख दिया, आपने 3 लिखे। अब आप क्या करो, यहाँ पर भी दूसरी साइड से भी पैलिंड्रोमिक लिखना है, तो यहाँ से भी सेम लिखो, जी, टी और सी। अब आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, राइट। सेम इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर आएंगे, ऑफ कोर्स यही आएंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। सो अगर हम इसको 5 प्राइम माने तो ये 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। तो इस हिसाब से अगर हम मूव करते हैं तो ये हो गया आपका जी टी सी जी ए सी। अच्छा, मैंने वही सीक्वेंस बना दी, जी टी सी जी ए सी। चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। आपने फिर कोई सीक्वेंस लिखी, आपने मान लीजिए लिख दिया सी, देन यू राइटेड ए एंड देन यू राइटेड, मान लीजिए आप लिख देते हैं टी, टी ए टी, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इसके कॉम्प्लीमेंट, इसके या तो सेम सीक्वेंस लिख दो, इधर से सी ए टी, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, बाकी आप फिल कर दो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सी जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, यहाँ किया टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और जी सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। ये 3 प्राइम हुआ, दिस इज अगेन 5 प्राइम एंड दिस इज अगेन 3 प्राइम। सो यू कैन चेक सी ए टी जी, CAT ATG. So it is very simple to create such sequences. So ऐसे आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस 5, 10, 20 जितनी मर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हिच स्टेज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड? ये क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स में भी हमने डिस्कस किया था जब हम एप्लीकेशन कर रहे थे, सॉरी चैप्टर 5 में भी डिस्कस किया था जब मैं टॉपिक आपको रिकॉम्बिनेशन पढ़ा रही थी। ओके, चलो तो देखो वहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था। आपको कह रहे हैं आप ये बताओ नेचुरली रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है। सो पहले लेट मी रिकॉल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन। So recombination is the same as crossing over. So recombination and crossing over both are the same thing, right? कैसे? ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, आपको बताया गया है, मान लीजिए ये शेडेड वन है, ये दूसरा भी शेडेड वन है। अगर आप इसको, ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये क्या बन जाएगी, ये कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि इसका कोई छोटा सेगमेंट कट के इसमें आ चुका है, राइट, और इसका सेगमेंट इसमें आ चुका है। ये यहाँ देखो ऊपर नीचे या साइड में सारा शेडेड वन है, और आपका जो बीच का पोर्शन है दैट पोर्शन इज नॉट शेडेड। तो क्योंकि ये सीक्वेंसेस बीच में एक्सचेंज हो गई, इस चीज को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। और ये स्टेज जब मियोसिस होती है तो यू शुड रिमेम्बर कि जो मियोसिस हुई थी उसमें भी मियोसिस 1 में हुआ था, और मियोसिस 1 में 4 होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये प्रोफेज में हुआ था, और प्रोफेज की 5 स्टेजेस होती हैं, ये पैकाइटीन स्टेज पे हुआ था। सो मेनली हम कहें it occurs at the Pectine stage of meiosis 1. Okay. Then your next question is, can you think and answer how a reporter enzyme can be used to monitor transformation of host cell by foreign DNA in addition to a selectable
मार्कर। क्या बोल रहे हैं देखिए फिर से सुनिए। कह रहे हैं कैन यू थिंक एंड आंसर हाउ अ रिपोर्टर एंजाइम। कहते हैं क्या आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो और बता सकते हो कि एक रिपोर्टर एंजाइम है कोई, कैन बी यूज टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल बाय फॉरेन डीएनए। अब ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या बताया है कि कोई जीन है वो किसी सेल में एंटर करता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो कह रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि एक रिपोर्टर कोई जीन है या कोई रिपोर्टर एंजाइम है, वो रिपोर्टर एंजाइम होस्ट सेल में फॉरेन डीएनए एंटर कर रहा है, तो होस्ट सेल में फॉरेन डीएनए के एंटर होने पर उस चीज को चेक करने में हेल्प करे कि वो फॉरेन डीएनए उसमें गया या फॉरेन डीएनए नहीं गया, यानी आइदर इट इज ट्रांसफॉर्मेंट और इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये दोनों बातें आपको क्लियर कर पाए। इन एडिशन टू अ सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर वाला तो आपने पढ़ ही रखा है कि सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अब हम रिपोर्टर एंजाइम्स की मदद से बताना चाह रहे हैं, तो उसकी मदद से बताते हैं। एक सेकेंड। देखिए कोई भी रिपोर्टर जीन है या रिपोर्टर एंजाइम है, रिपोर्टर जीन या रिपोर्टर एंजाइम हम उसको बोलेंगे जो अपना एक्सप्रेशन दे सके। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिपोर्टर एंजाइम, it means it will encode a protein, it will encode for a protein, यानी it will give an expression, ये किसी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को रखेगा। ठीक है, एंजाइम है तो इट विल एनकोड अ एंजाइम, रिपोर्टर एंजाइम है तो इट विल एनकोड फॉर अ एंजाइम। देयर इज अ रिपोर्टर जीन व्हिच एनकोड्स फॉर एन एंजाइम, यानी कि किसी एंजाइम के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का एक जीन है और ये कोई एंजाइमेटिक, इससे कोई एंजाइम बन जाता है और ये किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये एज इट इज रहेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो भी होगी उस एंजाइम की एक्टिविटी भी होगी। यानी इसके अंदर कुछ नहीं आया, एंजाइम की एक्टिविटी मिली, इसका मतलब ये है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट। सीधी बात है, आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज एंटर करने के बाद अगर इनएक्टिव हो जाए तो दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये एक जीन था, इसने एक्सप्रेशन दिया एक एंजाइम का, तो हम कह रहे हैं अभी भी ये एक्सप्रेशन दे रहा है, इसका मतलब ये इनएक्टिव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर इसी के अंदर कुछ और, अगर यही एक जीन है और इसके अंदर कोई फॉरेन सीक्वेंस एंटर कर जाएगी, इफ अगर फॉरेन सीक्वेंस से इंटर कर गई तो ये जीन डिस्टर्ब हो चुका है, इंसर्ट होने से ये जीन अब इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कोई एंजाइम एक्टिविटी नहीं है, तो रिकॉम्बिनेंट में एंजाइम एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो। यानी जो भी फंक्शन है वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है जब भी हम कोई सीक्वेंस को एंटर करा देते हैं। तो हम एंजाइम की एक्टिविटी मिली या नहीं मिली, इसको करके हम डिसाइड कर सकते हैं ये रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग। आपको तीन चीजें दी हैं, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, एक बायो रिएक्टर और एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो एक दिया है ORI। ORI आपको याद हो तो प्लाज्मिड के अंदर एक सीक्वेंस बताई थी, दिस इज ORI। ORI का मतलब बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक्चुअली वो जगह होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, यानी जहां से इसकी कॉपी बननी शुरू होगी, ये वो जगह है। ठीक है, आपको बताया था जो प्रोकैरियोट होता है उनमें सिर्फ एक ORI होता है और जो यूकैरियोट होता है उसमें ORI के नंबर भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बताई थी मैंने कि जो ORI होता है इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर। सो ORI के बारे में आप यही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ORI ही रिस्पॉन्सिबल है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। अगर किसी डीएनए में ORI है तो उसका रेप्लिकेशन होगा, अगर किसी में ORI नहीं है तो रेप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है बायो रिएक्टर। आपको मैंने डिस्कस किया था, कल की क्लास में ही पढ़ाया था कि बायो रिएक्टर ऐसे बड़े साइज के टैंक होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल जो ऐड करते हैं, जो भी मटेरियल हमने डाला उस मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर। वी कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू अ प्रोडक्ट, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो भी एंजाइम है वो
यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल चीज मैंने यूज की है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट मैंने यूज किया है, तो विद द हेल्प ऑफ अ बायोलॉजिकल एजेंट द रॉ मटेरियल आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर। ऐसे बड़े टैंक्स को हम बायोरिएक्टर बोलते हैं, जिन टैंक में इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है बायोलॉजिकल। नेक्स्ट इसमें आपको दे रखा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इफ यू रिमेम्बर, जो आपको बताया था, कल ही पढ़ाया गया था ये भी, कि एक प्रोडक्ट है वो बिल्कुल रेडी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और उसको मार्केट में हमें सेल करना है। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने से पहले जो प्रोसेसिंग होगी, जैसे उसको सेपरेट करना, फिर उसमें प्योरीफाई करना, फिर उसमें हम उसका क्वालिटी टेस्टिंग करना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स का एडिशन करना, पैकेजिंग करना, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कहलाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन ब्रीफली पीसीआर। पीसीआर दैट इज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको बहुत अच्छे से कराया गया था, तीन स्टेप पढ़ाए गए थे, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। और बिल्कुल कभी भी इसका टेस्ट लिया जाए तो ये पहली प्रेफरेंस होगी कि आपको पीसीआर अच्छे से लिखना आना चाहिए, तीनों स्टेप्स की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है सब आप एक्सप्लेन करें। तो आई थिंक यू ऑलरेडी ऑल नो। बी इसमें दिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन डीएनए। तो आपको बताना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और डीएनए के बारे में। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसको हमने किसी प्रोकैरियोट से निकाला है, एंड नाउ इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी टू कट द अनमिथाइलेटेड डीएनए। जिसमें डीएनए पे मिथाइल ग्रुप नहीं है उसको कट करने का काम करता है। एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे कैन बी एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इन सारी चीजों को वन बाय वन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। DNA बोला है, of course you can say DNA is a genetic material which passes character from one generation to another, and it have various genes for the expression of various characters. Then is chitinase. तो chitinase आपको याद हो तो एक एंजाइम है जो हमने यूज किया था सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। तो chitinase ने जो है वो फंगल सेल वॉल को ब्रेक किया था। That enzyme is chitinase. Next, your question is discuss with your teacher and find out how to distinguish between plasmid DNA and the chromosomal DNA. एक बैक्टीरियल सेल है, उसके में एक क्रोमोसोमल डीएनए है जो सारे फंक्शंस को उसके कंट्रोल कर रहा है। इसके अंदर उसके कौन कौन से जीन आएंगे, कैसा आरएनए बनेगा, कैसा प्रोटीन बनेगा, all that things are controlled by this chromosomal DNA, and this chromosomal DNA is present in all the cells and it will surely pass on to the next generation. ये क्रोमोसोमल है। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इसमें भी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, बट ये एक्स्ट्रा है। ये किसी जीन को वैसे इनकोड नहीं करता, किसी आरएनए को नहीं बनाता है ये वैसे, बट बाकी ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के लिए है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना, या इसको हम एज अ प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं। बस इसको क्रोमोसोमल वाले को हम कभी भी एज अ प्लाज्मिड यूज नहीं करेंगे। ठीक है। देन आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। दिस हैज बीन डिस्कस्ड मेनी अ टाइम्स इन चैप्टर 6, अच्छे से आपको आता होगा। देन इज एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। सो वी कैन सिंपली से एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बारे में कि एक्सोन्यूक्लियस जो है वो कहाँ से कट करता है, वो एंड से कट करता है और आपके एक एंड को कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस जो है आपके इन बिटवीन सीक्वेंस से कट करता है। ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आपके कंप्लीट हो गए होंगे नोट्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में भी लिखने हैं, कुछ जो यूजफुल क्वेश्चंस हैं उनको मैं बता रही हूँ आपको कॉपी में लिखने हैं। ओके, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन कॉपी में करना है? यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो यूजफुल है, जो मीनिंगलेस है, वो मैं आपको नहीं दे रही हूँ। ठीक है। Then you will do question number 10, question 11, question 12. These are 5 questions which you need to do in your notebook after completing your notes. Notes complete होने के बाद ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे कॉपी के अंदर। ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बताइए मुझे किसी बच्चे को कुछ बोलना है तो जस्ट रेज योर हैंड सो दैट वी कैन अलाउ यू टू स्पीक।
If you still are having any doubt, or I would start discussing NCERT example. 3 methods आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है? Conjugation, bacteria to bacteria, transformation from surrounding to a bacteria, and transduction from bacteria to bacteria by the help of any virus particle. ये चीजें 11th क्लास की हैं, बट चलो देखो, तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने दिया था the transfer of genetic material from one bacterium to another through the mediation of viral vector. किसी वायरस वेक्टर की मदद से एक से दूसरे के पास जा रहा है मटेरियल, तो ये मेथड कौन सा है? 3 ऑप्शन आपको ये दिए थे और एक ऑप्शन आपको दिया था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपको पता होगा, ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए की मदद से, आरएनए से जब प्रोटीन So we have the 4 methods. So out of the 4 method, which one we are going to select? Viral vector हमने choose किया है, तो हम लोग select करेंगे transduction. So we will use the method of transduction. Is it clear? ठीक है? Okay. Next वाला बताना एक बार। कौन सा वाला बताना है? ट्रांसलेशन वाला। ट्रांसलेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा ट्रांसलेशन क्या होता है? एब्सेंट हो जाए जब तो 3 मेथड पढ़े हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन डीएनए टू डीएनए, ठीक है, और आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, हाँ जी 11:30। रेप्लिकेशन होता है डीएनए टू डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन बनना। तो अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। यहाँ पर पूछा है किसी वायरल वेक्टर की मदद से गया है, तो आप कौन सा मेथड चूज करेंगे? देन द मेथड इज ट्रांसडक्शन, हम ट्रांसडक्शन को चूज करेंगे, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, your next question is which of the given statement is correct in the context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis? आपको कह रहे हैं आपने मेथड यूज किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड से आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने एग्रोस की जेल ली है और आपने पढ़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस के यहाँ से क्या होता है? फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाते हैं। अब आपको क्या बोला गया है? आपको कह रहे हैं कि आप इनको डीएनए को, सेपरेटेड डीएनए को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी है, आपको पता नहीं कौन सी बात ठीक कही गई है। आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड के अकॉर्डिंग सोचना है। पहला क्या है? डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, हम इन डीएनए को विजिबल लाइट में देख सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट है डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट, अगर हम इसमें कोई डाई ना डाले तो हम विजिबल लाइट में देख सकते हैं? वो भी पॉसिबल। इसमें बोला है, चलो मैं ऑप्शन छोड़ती हूँ, वैसे ही बोलती हूँ, कौन सी डाई यूज करनी जरूरी है? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, यानी इथिडियम ब्रोमाइड। और ईटीपीआर डालने के बाद क्या ये दिख जाएगा मुझे डायरेक्टली विजिबल लाइट में? मैम ऑरेंज कलर का दिखेगा जब उसे यूवी रेडिएशन में डालना पड़ेगा। सो यूवी रेज, इथिडियम ब्रोमाइड जरूरी है, यूवी रेज जरूरी है, उसके तब जाके हमें ये बैंड्स ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आएंगे। ओनली देन इट इज पॉसिबल। सो यही चीज मैं कहने चाह रही हूँ। थर्ड इसमें ऑप्शन दिया था इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, तो इथिडियम ब्रोमाइड से डालो और विजिबल लाइट में देख लो, वो भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया था इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, तो दिस इज द आंसर। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन्ड डीएनए होना चाहिए, तब हम उसको यूवी लाइट के अंदर देखेंगे। डन, वेरी सिंपल। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है उनको बहुत सिंपल लग रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड। 4 बातें बोलूंगी, आपको बतानी है कौन सी बात प्लाज्मिड के लिए ठीक नहीं है। आपको बोला क्या है? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, प्लाज्मिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड, प्लाज्मिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड,
ठीक है, फिर प्लाज्मिड के लिए बोला है, जस्ट अ मिनट, फिर आपको प्लाज्मिड के लिए बोला है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, ठीक है, और हाँ, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन के बाद एक आपको दिया है सर्कुलर डीएनए। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, सिंगल स्ट्रैंडेड, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन और सर्कुलर डीएनए। कौन सी बात है जो प्लाज्मिड के लिए ठीक नहीं है? तो आप सबको पता होगा प्लाज्मिड हमेशा मैं सर्कल बनाती हूँ और मैं कहती भी हूँ कि इट इज, इसकी डेफिनेशन ही मैं क्या देती हूँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए इज प्लाज्मिड। हम कहते हैं ये बैक्टीरिया है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, और इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा डीएनए आ गया इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। सो ऑफ कोर्स इट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा है, न्यूक्लियस से बाहर ही है। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन करते हैं, इसका खुद का ओआरआई है, ये अपने आप रेप्लिकेशन करेगा। यस इट इज सर्कुलर, जो गलत बात है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड। आपने देखा भी होगा इसको हम डबल बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये बात हो गई रॉन्ग। ऐसी छोटी छोटी बातों से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA fragment generated by restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by। मैंने DNA लिया और मैंने इस DNA को ट्रीट कराया किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ। अब मैं इसको सेपरेट करना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि DNA ऐसे लिक्विड जैसा ही है एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें आपने एंजाइम डाला वो लिक्विड ही है, ऐसे नहीं है कि आपको अलग अलग कटिंग दिख रही है। अब मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग चाहिए, कौन कौन सी फ्रेगमेंट बननी, तो कौन सी टेक्निक है जिससे हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं? ऑप्शन की क्या जरूरत है, वैसे ही बताओ। What is the method which is used to separate the DNA? इल्यूजन। इल्यूशन तो वो मेथड होता है जब हम जेल पे चला चुके और जेल में से बैंड्स को काट के अलग निकालते हैं। इल्यूशन में हम बैंड को काटेंगे, अलग निकालेंगे। अभी तो कह रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ उसने कटा हुआ है, अभी मुझे पता ही नहीं है बैंड कहाँ है, तो मुझे अब इसको अलग करना है। कौन सा मेथड होगा? बोलो, इतने सारे बच्चे हो, बोलिए फटाफट। शिवम बोलना चाह रहा है, बोलो शिवम, अनम्यूट करो और बोलो। कोई भी बोलना चाह रहा है, अनम्यूट एंड स्पीक। हम स्कूलिंग। तुम सारे के सारे पागल हो चुके हो। स्पूलिंग क्या होती है? स्पूलिंग होती है जब मैंने ऐसे वॉल वगैरह तोड़ दी तो थ्रेड्स हैं, तो मैं स्पूल करके उसको चिल्ड इथेनॉल से वो डीएनए के धागे निकालूं। बात ये है आप वो धागे निकाल चुके, यू आर हैविंग दैट डीएनए and now you have cutted that DNA during restriction endonuclease. Now the question is, you want to separate those cut fragments. The fragments are mixed. You want to separate the DNA fragments. Yes, the technique is gel electrophoresis and it is very simple. इसमें कैसे अटक गए? The technique is gel electrophoresis. वही तो charge fragment को separate करने का काम करता है. Okay. The next question is, which of the following is not required in the preparation of a recombinant DNA molecule? मुझे एक rDNA बनाना है, आप मुझे बताओ rDNA यानी recombinant DNA बनाने के लिए मुझे इनमें से कौन सी चीज की जरूरत नहीं है? मुझे किसी restriction endonuclease की जरूरत नहीं है, मुझे ligase की जरूरत नहीं है, मुझे DNA के फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं है, या मुझे E. coli की जरूरत नहीं है। ई कोलाई। तो बात क्या है बच्चे, आरडीएनए बनाना है। आरडीएनए मतलब 2 फॉरेन डीएनए आपने अटैच कर दिए, दैट इज आरडीएनए। ये एक वेक्टर है या फिर कुछ भी है, इसके साथ मैंने कुछ लगा दिया, दैट इज आरडीएनए। ऑब्वियस सी बात है मुझे डीएनए का फ्रेगमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है मैंने उसको काटा होगा तो मुझे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी चाहिए, मैंने उसको जोड़ा होगा तो मुझे लाइगेज भी चाहिए। बट ई कोलाई तो मुझे बाद में चाहिए होता है, जब मैं इसकी कॉपी अगर और बनाना चाहती हूँ तो। पर ये जो है यही आरडीएनए है, तो कॉपी बनाने का तो सवाल बाद में आता है। सो क्लोनिंग में मुझे चाहिए, अदरवाइज मुझे आरडीएनए बनाने के लिए ई कोलाई यानी होस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही बताया आपने।
तो इसी तरीके से हमारे बहुत और भी MCQs दिए गए हैं. We will keep on discussing these MCQs. I think the time is about to over. Okay, so we will continue its discussion later on. आप लोगों का यही वर्क है कि आप लोग जितनी भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप खुद से भी उसको प्रैक्टिस करते रहिए, सारे नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ताकि चैप्टर का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए.